नमस्कार मित्रों। आज पुनः आपके सामने एक नए विषय के साथ प्रस्तुत हूं। पिछली वीडियो में हम संसदीय समितियों के बारे में चर्चा करना प्रारंभ कर दिए थे। उसी का क्रम अब आगे भी जारी रहेगा। हम प्रत्येक समितियों को ठीक ढंग से चर्चा करेंगे और परीक्षाओं में जो महत्वपूर्ण प्रश्न आते हैं वो कोई भी प्रश्न अगर ये वीडियो आप अंततः देख लेते हैं तो मैक्सिमम गुंजाइश यही रहेगी कि सारे प्रश्न आप ठीक ढंग से सॉल्व कर पाएंगे। तो आज हम पिछली वीडियो में हम आपको बता दें कि हम उसमें आप समितियों के परिचय, उनका इतिहास क्या होता है और उनका मुख्यतः कार्य क्या होता है, इस बारे में हम चर्चा कर चुके हैं। अब हम प्रत्येक समितियों को एक एक करके पढ़ना शुरू करेंगे और उसके जो महत्वपूर्ण बिंदु हैं मैं उसको नोट डाउन भी करूंगा। आप चाहें तो उसे लिख भी सकते हैं। देखिए, आज का जो हमारा प्रमुख चर्चा का विषय रहेगा वो है लोक लेखा समिति। देखिए, अनुच्छेद 105 संसद में सांसदों को या संसद के सदस्यों को विशेष अधिकार देता है, विशेषाधिकार प्राप्त कर देता है कि वो अपनी जो समितियां बनाने चाहे किसी भी तरह से कार्य करने के लिए वो एक तरह से उनको फ्रीडम है कि वो कर सकते हैं। आपसे मैंने ये चर्चा पिछली वीडियो में किया था कि अनुच्छेद 105 के सब क्लास 2, 3 और 4 में इसका कहीं न कहीं जिक्र मिलता है। हालांकि इसके गठन का जिक्र, संसदीय समितियों के गठन का जिक्र कहीं संविधान में उल्लेखित नहीं है। इसके अलावा एक आर्टिकल का नाम मैंने और लिया था, अनुच्छेद 118 की बात की गई थी, जिसमें संसद की प्रक्रिया और उनके किस तरह से संचालन होता है, प्रक्रिया और उनके संचालन का, उसके तहत हमने आपको बताया था कि संसद समितियों का गठन कर लेती है। तो आज सबसे प्रमुख एक तरह से वित्तीय समिति ये है और ये स्थायी समिति भी है। अस्थायी जब मैं यहाँ नाम लूँ तो आप समझ जाइएगा कि इसका कार्यकाल 1 वर्ष का ही है ये। ठीक है, तो आज का जो मुख्य बिंदु है वो लोक लेखा समिति पर है। आज लोक लेखा समिति में हम उसकी स्थापना के बारे में पढ़ेंगे, उसकी नियुक्ति कैसे की जाती है, उनके सदस्यों की नियुक्ति कैसे की जाती है, उनके अध्यक्ष की नियुक्ति कैसे होती है। सदस्यों की नियुक्ति 1 साल के लिए होती है। उनके अध्यक्ष की नियुक्ति जो होती है लोकसभा का अध्यक्ष ही करता है, लेकिन वो दोबारा अध्यक्ष को बदल भी सकता है। ये भी उसके अंदर एक तरह से क्षमता है लोकसभा के जो अध्यक्ष हैं। इसके अलावा हम उसके कार्यकाल के बारे में पढ़ेंगे और चुनाव कैसे होता है, चुनाव किस तरह से होता है, इस पर भी चर्चा हम करेंगे। इसके साथ साथ उसके कार्य क्या हैं और उसकी सीमाएं क्या हैं, अर्थात वो किस हद तक वो प्रभाव डाल सकती है संसद के सदन पर। ठीक है, तो आज इन्हीं बारे में हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले आइए हम शुरू करते हैं इसकी स्थापना के बारे में। अगर हम इसको कह लें कि इतिहास के बारे में, हम आपको पिछली वीडियो में समितियों के बारे में जब चर्चा कर रहे थे हम आपको पहले ही बताए थे कि इसकी शुरुआत 1921 में हुई थी और ये मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम 1919 के द्वारा ही लाया गया था। तो आइए इसी को हम पुनः चर्चा में आगे बढ़ाते हैं। अब इसकी हम सबसे पहले स्थापना देखते हैं। स्थापना, तो स्थापना जो है इसकी ये हो जाती तो है 1921 में इसकी स्थापना। और किसके तहत होती है, तो आप लिख सकते हैं इसमें कि 1919 के मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार, जिसको आप बोल सकते हैं मोंटफोर्ड सुधार भी कह सकते हैं इसे। ठीक है, इसे आप मोंटफोर्ड सुधार भी कह सकते हैं, मोंटफोर्ड सुधार। ठीक है, इसके तहत इसका गठन होता है, इसकी स्थापना की जाती है लोक लेखा समिति का। यह थोड़ा सा इतिहास है, हो सकता है किसी की परीक्षा में पूछ सकता है। ये हो गई इसकी स्थापना। अब इसका जो गठन होता है वो गठन प्रतिवर्ष होता है। कब होता है ये? प्रतिवर्ष। प्रतिवर्ष जो होता है वो उसका कार्यकाल एक तरह से 1 वर्ष के लिए भी होता है। ठीक है, 1 वर्ष के लिए जब ये गठन होता है तो वो करता क्या है कि जो संसद की जो कार्य संचालन का जो नियम दिया गया है, संसदीय नियम जो अलग चलता है,
उस कार्य संचालन के नियम, संसदीय नियम के आप जो संसद का जो निम्न सदन है, जो संसद की निम्न सदन है, हालांकि निम्न सदन का प्रावधान कहीं लिख करके नहीं मिला है, जनता का सदन, निम्न सदन, लोकप्रिय सदन इसका नाम है बोलचाल भाषा में। तो निम्न सदन जो है लोकसभा के नियम 308 के तहत इसका जो है प्रावधान किया गया है कि लोकसभा के नियम 308 के तहत इसका प्रावधान है कि लोक लेखा समिति का गठन किस तरह से किया जाएगा या किया गया है। ठीक है, ये 1921 में भारत में आता है और किस आधार पे आता है, तो वही मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार 1919 के आधार पर इसको 1921 में भारत में लाया जाता है। और अगर नियम, संसदीय नियम की बात करें तो संसदीय नियम जो है लोकसभा का नियम 308, जिसमें प्रक्रिया और कार्य कैसे किया जाता है, ये सारे बात का उल्लेख संसदीय नियम लोकसभा के जो है 308 में दिए गए हैं। उसी के तहत जो है इसको प्रतिवर्ष जो है 1 साल के लिए गठन किया जाता है। अब देखिए, इसे एक यूनिक नाम भी एक और दिया गया है कि ये जो है कैग की छोटी बहन है। कैग क्या है? कैग जो है जितनी भी उसके भारत सरकार के अधीनस्थ जो कंपनियां हैं उसके जो खर्चे हैं, उसको खर्चों को एक तरह से समझ लीजिए कि कंट्रोल करता है, देख रेख करता है कि कहाँ नुकसान हो रहा है, कहाँ फायदा हो रहा है। जैसे अभी जो 31 मार्च पिछले 2021 की बात अगर करें तो जिसमें रिपोर्ट जब कैग की आई थी तो उसने कैग की रिपोर्ट में यही बताया गया था कि 198 जो सरकारी कंपनियां हैं और जो निगमें हैं जो उसके अधीनस्थ काम कर रहे हैं भारत सरकार के, वो सारे करोड़ों के घाटे में जा रहे हैं। ये कौन बताया? कैग ने बताया। तो कुल मिलाकर के ये कैग की क्या है, आप लिख सकते हैं इसे कि इसे जो है हम एक तरह से परिचय में हम देख रहे हैं, इसका जो इतिहास देख रहे हैं, तो इसे क्या कहते हैं? तो इसे कहते हैं कैग की छोटी बहन कहते हैं। ठीक है, इसे कैग की छोटी बहन भी कहा जाता है, बहन भी कहा जाता है। अब तो ये तो हो गया इसका, आप थोड़ा सा संक्षिप्त परिचय आप देख लीजिए। ठीक, परिचय देख लिए और एक तरह से आप इतिहास भी देख लिए, इसी में थोड़ा सा कहां से आया। ठीक, 2 बातें आप एक तरह से जान गए कि मोटा मोटा ये है क्या लोक लेखा समिति। अब इसके हम जो है नियुक्ति के बारे में जानते हैं कि अब नियुक्ति कैसे होती है। इसकी नियुक्ति देखिए, नियुक्ति के बारे में अगर हम आपको बताएं तो नियुक्ति जो इसके सदस्य होते हैं, एक समय ऐसा था कि इसके सदस्य, इसके जो अध्यक्ष होते थे वो तय नहीं था कि पार्टी से होंगे या विपक्ष के होंगे, लेकिन ये बात एक समय के बाद तय हुई, 67 के बाद ये तय हो गई कि अब जो है जो इसका अध्यक्ष बनेगा वो विपक्ष का ही कोई होगा, या ये अधिकार विपक्ष को दिया गया कि विपक्ष ही उसके अध्यक्ष को, लोक लेखा समिति के अध्यक्ष को तय करेगा कि ये अध्यक्ष कौन होगा, या यूं कह लें कि इसका जो अध्यक्ष होता है वो विपक्ष का ही होता है मोटा मोटा। तो इसके अध्यक्ष तो लोकसभा के जो अध्यक्ष होते हैं वो नियुक्त करते हैं विपक्ष के किसी नेता को। ठीक, दूसरी चीज इसमें है कि जो इसके सदस्य होते हैं उनका चुनाव होता है उन्हीं सदस्यों से जो लोकसभा के हैं, राज्यसभा के हैं, उन्हीं सदस्यों से होता है। लेकिन सबका प्रतिनिधित्व समान हो, इसके लिए आप पढ़े होंगे, आप हमारी पिछली वीडियो में देखे होंगे, हम राष्ट्रपति का जो चुनाव की पद्धति बताई गई है, सिंगल ट्रांसफरेबल सिस्टम, आप पढ़े होंगे, सिंगल ट्रांसफरेबल सिस्टम। ठीक है, सिंगल ट्रांसफरेबल सिस्टम का मतलब हो गया कि एक ही व्यक्ति का वोट कई लोगों में डिवाइड रहता है कि हमने पहले क्रम में इनको दिया, दूसरे में इनको दिया, तीसरे में इनको दिया, चौथे में, जितने कैंडिडेट उसमें उस चुनाव में प्रतिभाग कर रहे हैं सबके लिए। तो इस तरह से सिंगल ट्रांसफरेबल सिस्टम, या हिंदी में कह ले अगर तो एकल मत हस्तांतरणीय
मत पद्धति से इनका चुनाव होता है, इनके सदस्यों का। और वो जो चुनाव हो जाता है सदस्यों का वो 1 साल के लिए रहते हैं। लेकिन ध्यान देने वाली बात है कि लोकसभा का जो अध्यक्ष है वो इसके अध्यक्ष को, इसके अर्थात लोक लेखा समिति के अध्यक्ष को बदल सकता है, पुनः बदल सकता है 1 साल के अंदर ही। ध्यान केवल इतना रखना है कि वो विपक्ष का होना चाहिए, ठीक है। तो अब हम इसकी नियुक्ति की अगर बात करें तो इसकी नियुक्ति देखिए, हम आपको बता दें कि 1954 और 55 तक, ठीक है, इसमें जो है कुल 15 सदस्य हुआ करते थे। कितने हुआ करते थे? 15 सदस्य 1954-55 तक। लेकिन 55 के बाद 1955 के अगर बाद की बात करें तो ये सदस्य की संख्या जो हो गई वो 15 से बढ़ करके कितना हो गई? 22 हो गई। इसमें लोकसभा के 7 हो गए और राज्यसभा के 15 हो गए। लोकसभा के 15 हो गए और राज्यसभा के 7 हो गए। देखिए लोक 1955 में ये बाद में बढ़कर कितना हो गई? जो ये 15 थी ये बढ़कर के कितना हो गई? यहाँ 22 हो गई। और ये 22 में आपको अगर हम डिवाइड करके बता दें तो यहाँ लोकसभा अगर आप लिखते हैं और यहाँ राज्यसभा अगर आप लिखते हैं तो लोकसभा में यही सदस्य संख्या 15 सदस्य, यही कितने सदस्य हो जाएंगे? 15 सदस्य। और यही राज्यसभा में बात करें तो यही सदस्य जो थे वो 7 सदस्य थे। और ये 7 सदस्य कैसे होते हैं? तो यह एक तरह से सह सदस्य होते हैं, इनको वोटिंग का अधिकार नहीं होता है। समिति कोई जांच कर रही, कोई रिपोर्ट दे रही है, उसमें जो वोटिंग होती है ना, वो वोटिंग का अधिकार इन 7 को नहीं होता है, क्योंकि ये राज्यसभा से होते हैं और ये सह सदस्य होते हैं। अर्थात अगर हम कह लें तो वही 15 सदस्य यहाँ पर हैं जो लोकसभा में हैं, आज तक भी बने हुए हैं। ये केवल सह सदस्य के रूप में है। तो आप लिख सकते हैं यहाँ पर ये क्या है? ये सह सदस्य के रूप में है और इनको वोट का अधिकार नहीं, वोट का अधिकार नहीं है, ठीक है। यानी वोट देने का इन्हें अधिकार या मत देने का अधिकार इनको नहीं है, ठीक है। तो इस तरह से इनको मत देने का अधिकार नहीं है, लेकिन रिपोर्ट जो बनती है, जो रिपोर्ट जांच करती है, जांच होती है, उसमें ये खूब सहयोग करते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। तो आप यहां तक आप समझ गए होंगे, मुझे उम्मीद है। अब ये हो गए सदस्य की बात। अब सदस्य की बात जो है, अब इसमें एक चीज और आपको, जैसे मैंने बताया कि 67 के बाद की बात हम सब करते हैं। और क्या नियुक्ति में प्रावधान है? तो नियुक्ति में और यही प्रावधान है कि जो ये सिंगल ट्रांसफरेबल सिस्टम से वोटिंग होती थी, उसमें जो है 1967 तक जो है विपक्षी दल का ही 1967 तक क्या होता था कि विपक्षी दल का ही सदस्य इसका अध्यक्ष बनाया जाता है। 1967 तक, अगर 1967 के पहले की अगर हम बात करें तो ऐसा प्रावधान नहीं था। लेकिन 1967 के बाद आप लिख सकते हैं, बाद जो है हमने पहले ही बताया कि 67 के बाद जो अध्यक्ष होगा इसका, वो अध्यक्ष होगा, वो कहां से होगा? तो वो विपक्ष से होगा। अर्थात हम ये भी कह सकते हैं कि अध्यक्ष को चुनने की पावर विपक्ष को ही है, वो जो है विपक्ष का ही होगा, बशर्ते ये चीज इसमें तय है कि जो अध्यक्ष जो चुना जाएगा उसको चुनेगा कौन? तो उसे चुनेगा लोकसभा का अध्यक्ष। ये लोकसभा का अध्यक्ष चुनेगा इस समिति के अध्यक्ष को, लोक लेखा समिति के अध्यक्ष को, लोक लेखा समिति के अध्यक्ष को चुनेगा। लेकिन वो लोकसभा के अध्यक्ष चुना जाएगा। ध्यान ये रखना है कि वो विपक्ष का हो। एक चीज इसमें और है, अध्यक्ष को वो जब चाहे वो वर्ष में बदल सकता है। अर्थात यूं कह लें कि उसका पुनर्निर्वाचन हो सकता है। ध्यान इतना क्यों रखना है कि वो विपक्ष का ही होना चाहिए। तो इस तरह से हमने देखा कि ये हो गया। अब एक चीज आपने जान ही गए कि सिंगल ट्रांसफरेबल वोटिंग सिस्टम से होता है,
यानी एकल मत हस्तांतरणीय मत पद्धति से इनके सदस्यों का चुनाव होता है, ताकि प्रत्येक प्रतिनिधि जो हो अपनी सहभागिता दे सके ठीक ढंग से। ठीक है, तो सदस्य का चुनाव कैसे होता है, अध्यक्ष का चुनाव कैसे होता है, आपने ये जान लिया। इसके अलावा आप जान गए कि इसका कौन चुनाव करता है, कब से ये बात हुई। 1967 के पहले अगर देखें तो इसके बारे में कोई खास प्रावधान नहीं था, वो कहीं से चुन ले जाते थे। लेकिन 67 के बाद ये संसद के सदन में, दोनों सदनों में सहमति बनी कि कम से कम जो लोक लेखा समिति है, जो ऑडिट करती है, जो कई की रिपोर्ट का ऑडिट करती है, कम से कम वो तो ऐसा व्यक्ति हो जो विपक्ष का भी हो। इसमें विपक्ष को भी तवज्जो दिया गया है। ठीक है, तो ये चीजें हो गई। अब आइए हम समझते हैं इनके कार्य को। भाई इतना चुनाव ना हुआ तो काहे लिए हुआ, क्या करेंगे ये, तो इनका अब हमको देखेंगे कार्य। तो कार्य में आप अगर जाने तो कार्य में अगर आप जाने तो कार्य इधर लिखते हैं। कार्य में सबसे पहला कार्य तो यही है कि जो आप देखते होंगे कि जो कैग है, जिसके इसकी छोटी बहन कहा जाता है, तो ये अपने ही छोटी बहन की रिपोर्ट की ऑडिट करता है। जब सदन के पटल पर कैग अपनी रिपोर्ट सौंपती है तो उस रिपोर्ट की ये समीक्षा करता है। क्या करता है, उसकी जांच करता है, समीक्षा करता है। तो एक एक पॉइंट समझते हैं। आप कह लें अगर कि कैग की ऑडिट रिपोर्ट को, वो भी तो ऑडिट करती है प्रत्येक जो उसके भारत सरकार के अधीनस्थ जो निगम हैं, जो उसके कार्यरत सरकारी जो है कंपनियां हैं, उसकी ऑडिट करती है कैग। तो कैग की जो ऑडिट रिपोर्ट जब सदन में प्रस्तुत की जाती है तो उस प्रस्तुत रिपोर्ट को लोक लेखा समिति फिर जांचना शुरू करती है। तो पहली पॉइंट इसमें आ गई कि कैग की ऑडिट रिपोर्ट को, किसकी, कैग की ऑडिट रिपोर्ट को सदन के सामने लाए जाने पर उसकी क्या करती है, ये उसकी समीक्षा करती है। ये समिति जो है उसकी समीक्षा करती है। ये तो हो गया पहला पॉइंट। अब अगर दूसरी पॉइंट की बात करें तो सरकार, चूंकि आप देख ही चुके हैं कि ये 1 वर्ष के लिए गठित होती है, तो ये सरकार के वार्षिक लेखा का, किसका, वार्षिक लेखा की जांच करती है। ठीक है, जांच करती है, सरकार की वार्षिक लेखा की जांच करती है। अब इसमें और क्या जांच करती है, तो जांच करती है कि जो धन जिस मद के लिए आवंटित हुआ है, क्या उसी मद पर वो खर्च किया गया है। दूसरी चीज, जो इसका प्राधिकृत अधिकारी है वो उसी धन के लिए प्राधिकृत है कि नहीं, उस धन के लिए प्राधिकृत है कि नहीं खर्च करने के लिए, कि कोई अन्य व्यक्ति द्वारा, किसी अन्य प्राधिकारी द्वारा अन्य मद के धन को खर्च किया गया है। ये सारी चीजें तो आज लिखते हैं इसमें कि दूसरी चीजें हैं कि जो राशि खर्च की गई है वह उसी सेवा या प्रयोजन के लिए है कि नहीं। शॉर्ट में अगर लिखें तो जो राशि खर्च हुई है वो उसी प्रयोजन के लिए है कि नहीं, उसी सेवा या प्रयोजन के लिए है या नहीं है, ये चीज उसे तय करना होता है लोक लेखा समिति को, कि जो ऑडिट रिपोर्ट आई है कैग की, उसमें वो देखती है कि जो मद खर्च हुआ है वो उसी मद के लिए। भाई आप जैसे शिक्षा विभाग के लिए आपने पैसा दिया और खर्च कर दिया उसे परिवहन में, ऐसा नहीं होना चाहिए। वो तय करती है कि जिस मद के लिए पैसा दिया गया है ये उसी मद में खर्च किया गया है कि नहीं किया गया है। एक चीज और तय करती है कि वो जो खर्च किया है
जिस अधिकारी द्वारा ये पैसे को खर्च किया गया है ये उसके अधिकार क्षेत्र में है कि नहीं है। तो यह राशि जिस प्राधिकारी द्वारा खर्च की गई है, जिस प्राधिकारी या अधिकारी द्वारा खर्च की गई है, वह उसके लिए सक्षम है कि नहीं है। की गई है वह उसके लिए क्या है, हम साथ में लिख देते हैं, सक्षम है कि नहीं है। जिस प्राधिकारी द्वारा यह राशि खर्च की गई है वह उसके लिए सक्षम है कि नहीं है, यह तय करना भी लोक लेखा समिति का बहुत ही महत्वपूर्ण काम होता है। जो व्यक्ति धन को खर्च कर रहा है वो उसके लिए सक्षम वही अधिकारी है कोई और है, यह तय करना पड़ेगा। ठीक है। इसके अलावा अगर हम देखें तो जो धन है वो धन नियम संगत खर्च हुआ है कि नहीं खर्च हुआ है। जो नियम बने हैं, जो रूल रेगुलेशन बने हैं कि किस तरह से खर्च करना है, उस तरह से खर्च हुआ है कि नहीं हुआ है। तो आप इसमें लिख सकते हैं कि यह नियम संगत खर्च हुआ है कि नहीं हुआ है। नियम संगत, इसे नियम संगत एक में लिखना चाहिए। नियम संगत खर्च हुआ है कि नहीं, खर्च हुआ है या नहीं, ये भी जांच का विषय लोक लेखा समिति का है। इसके अलावा क्या है, इसके अलावा ये भी देखती है कि फिजूल खर्ची इस कार्य में हुई है कि नहीं हुई है, ये भी जांच करती है। धन का जो है अपव्यय तो नहीं किया गया है, ये भी देखती है। तो इसमें छोटे छोटे कई पॉइंट हैं, आप लिख सकते हैं कि जो है समिति क्या क्या देखती है। पहली चीज तो ये देखती है कि नुकसान तो इसमें नहीं हुआ है, कोई नुकसान तो नहीं हुआ है कोई। दूसरी चीज इसमें देखती है कि जो मंत्रालय को जो धन दिया गया था उस धन में कहीं फिजूल खर्ची तो नहीं नजर आ रही है। इसमें चीज जो है क्या चीज, फिजूल खर्ची, अनावश्यक जिसे खर्च करते हैं, फिजूल खर्ची। इसके अलावा वो देखती है कि वित्तीय अनियमितता तो नहीं है इसमें। क्या चीज कहते हैं उसके, वित्तीय अनियमितता, अनियमितता। ठीक है। वित्तीय अनियमितता का मतलब होता है कि जो धन है वो प्रॉपर तरीके से खर्च होना चाहिए। जो भी खर्च हो रहा है उसका लेखा जोखा एक तरीके से प्रॉपर होने चाहिए। कभी भी इसको अगर कोई देखने आए तो ये ना लगे कि ये अनियमित तरीके से खर्च किया गया है। कहीं इधर कोई काम में 100 रुपए देना तो वहां 10 दिया गया, कोई कहीं 10 देना तो उसको 100 दे दिया गया है, उसका प्रॉपर जो है लेखा नहीं बनाया गया है। तो ये सारी चीजें वित्तीय अनियमितता में आ जाती हैं। तो उसे देखना है कि कहीं नुकसान तो नहीं किया गया धन का, कोई फिजूल खर्ची तो नहीं हुई है, वित्तीय अनियमितता तो नहीं हुई है। ये सारी चीजें वो लोक लेखा समिति का कार्य है। जब कैग इसकी रिपोर्ट को सदन पर प्रस्तुत करता है तो उस कैग की रिपोर्ट में ये सारी चीजें वो डिटेल्स में देखता है। ठीक है। और वो रिपोर्ट देता है। अब आपके समझ में आपके मन में ये भी प्रश्न उठ रहा होगा कि क्या ये कंट्रोलर एंड ऑडिट जनरल ऑफ इंडिया का जो रिपोर्ट सौंपता है सदन पर, जो कैग, तो जो इसकी ये जांच करती है जो समिति, लोक लेखा समिति, मान लीजिए कोई अनियमितता उसमें दिख ही गई तो वो क्या करेगा। तो इसकी अब हम सीमाएं जब इसमें पढ़ेंगे तो समझ जाएंगे कि इसकी सीमाएं क्या है, कि ये किस हद तक जो है बैरियर लगा सकता है। देखिए, एक तरह से ये सलाहकारी समिति है। तो सलाहकारी समिति जब तो आपके मन में आ ही गया होगा कि सलाहकारी समिति है तो कोई बाध्यता तो होगी नहीं। सलाह किसी की मानना न मानना ये तो आपके ऊपर निर्भर है ना। अगर वो बाध्यकारी समिति होती तब तो वही दिक्कत थी, है ना। कोई बाध्यता होती तो दिक्कत थी कि अब ये तो बाध्यता है कि अगर ये कह दिए नहीं करना तो नहीं करना है। लेकिन सलाहकारी समिति के रूप में काम कर रही है तो सलाहकारी समिति का मतलब है सलाह माने मंत्रालय चाहे न माने, ये तो उसके ऊपर है। ठीक है। तो आइए इसकी सीमाओं के बारे में चर्चा करते हैं। बस यहीं पर इसकी टॉपिक पूरी तरह से समाप्त हो जाएगा। उम्मीद है कि हमारे पढ़ाने से आपको समझ में आ रहा होगा। तो अब हम इसको पढ़ते हैं कि सीमाएं क्या क्या हैं। इसकी सीमाएं
तो सबसे पहले इसकी सीमा है कि ये नीतिगत मामलों में दखल नहीं देगी। जो संसद में जो नीतियां बनाई जाती हैं उस नीतियों के मामले में कौन सी नीति कैसी है, किस पे कितना धन खर्च करना, ये इसके बारे में कुछ नहीं बोलेगी। उसके बारे में ये साइलेंट रहेगी एक तरह से। तो कह लें अगर हम, तो ये नीतिगत मामलों में क्या रहेगी, ये दखल नहीं देगी, दखल नहीं देगी। नीतिगत मामलों में दखल नहीं देगी। दूसरा चीज क्या है कि खर्च की सीमा का निर्धारण करने का अधिकार इसे नहीं है। खर्च कितना करना है, कितना नहीं करना है, ये संबंधित मंत्रालय की बात है कि वो संबंधित मंत्रालय जल निगम है, जल उद्योग जो है मंत्रालय है, या शिक्षा मंत्रालय है, मानव संसाधन विकास मंत्रालय है, ये उसमें कितना धन खर्च करना ये वही तय करेंगे। लोक लेखा समिति नहीं बताएगी कि कितना आपको तो धन इतना क्यों खर्च कर दिए। वो केवल यही देखेगी कि जो खर्च किए वो नियम है, तर्कसंगत है, वित्तीय अनियमितता नहीं है, वो सब ठीक ढंग से खर्च किया गया है, बाकायदे नियम से खर्च किया गया, उसका अधिकारी जो खर्च करने वाला वही किया है, कि जो उसके अधिकार क्षेत्र में वही खर्च किया है, जिस मद के लिए पैसा आया उसी मद पर पैसा लगा है, यही सब चेक करेगी। खर्च की सीमा निर्धारण करने का विषय लोक लेखा समिति का कदापि नहीं है। तो आप यहां लिख सकते हैं कि खर्च की सीमा का निर्धारण, खर्च की सीमा निर्धारण का अधिकार उसे नहीं है। आप लिख लीजिएगा आगे कि खर्च की सीमा का निर्धारण का अधिकार इसे नहीं दिया गया है, किसे, लोक लेखा समिति के सदस्य को चाहे अध्यक्ष को। ठीक है। तीसरी बात इसमें आपको जानने वाली चीज है कि यह कोई भी आदेश जारी नहीं कर सकता है। जो आपके दिमाग में प्रश्न चल रहा था कि मान लीजिए वित्तीय अनियमितता की जांच कर रही हो और कोई वित्तीय अनियमितता उसमें दिख ही गई उसको, तो क्या होगा? क्या कोई आदेश जारी करेगा? ये कोई सजा उजा देगा? नहीं, ये सलाहकारी समिति है, ये जो है आदेश जारी नहीं कर सकता है, कोई भी ये आदेश जारी नहीं कर सकता। तो फिर क्या कर सकता है? ये सदन पर ये रिपोर्ट को सौंपेगा जब, तो सदन अर्थात संसद क्या करेगी? संसद इसकी रिपोर्ट के आधार पर, इसकी रिपोर्ट में जो इसका निष्कर्ष आएगा, इसकी रिपोर्ट में जो निष्कर्ष सामने आती है, उस निष्कर्ष के आधार पर संसद ही निर्णय लेगी कि क्या करना है, क्या नहीं करना है। बात समझ आ गई? कि अब इसकी ये सीमाएं हैं कि मतलब एक तरह से हिंदी में करें तो इनके औकात कहां तक है। ठीक है। तो उम्मीद है कि हमें आपको ये पूरी चीजें समझ में आई होंगी। तो अभी समितियों का क्रम जारी रहेगा, अभी प्राक्कलन समिति आगे है, आगे की वीडियो में। इसके अलावा और जितनी समितियां हैं सबको क्रमवाइज हम पढ़ना शुरू करेंगे। तो हमारे साथ बने रहिए अगली वीडियो तक के लिए। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।